नमस्कार साथियों, नानक क्लासेस शिव सर यूट्यूब चैनल पे आप सभी साथियों का स्वागत सत्कार अभिनंदन। हम लगातार आरबीएससी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 6 से 12 की जो पुस्तक है उसका अध्ययन कर रहे हैं। अभी कक्षा 6, 7, 8 भाग 1, 2, 3 नया आया है, उसको हम 41 जिलों के हिसाब से पढ़ रहे हैं। तो जो भी साथी जिसको जीके की समस्या है, चाहे वो राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड है, चाहे आरपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, सभी साथी इस क्लास को जरूर देखा करो, प्ले लिस्ट बनी हुई। आज का जो हमारा विषय रहेगा वो रहेगा जल संसाधन और संरक्षण। जल संसाधन और संरक्षण, जिसमें हम नदियों की चर्चा करेंगे। राजस्थान की नदियां, झीलें और जो परियोजनाओं से संबंधित कक्षा 6 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तक में है, उसी के आधार पर हम डेटा पढ़ रहे हैं 41 जिलों के हिसाब से। 41 जिलों पर आधारित आरबीएससी की पुस्तक कक्षा 6 का अध्याय नंबर 7 हम पढ़ रहे हैं। करें स्टार्ट आज की क्लास कक्षा 6। सबसे पहले ये राजस्थान अध्ययन की हमारी न्यू आरबीएससी बुक पर अध्ययनवार टेस्ट सीरीज उपलब्ध है। हम आपको इसमें कक्षा 6 से 10 तक का जो मैटर है वो उपलब्ध करवाएंगे टेस्ट के माध्यम से। वो डाउनलोड करें। ठीक है, तो इसको हम पढ़ेंगे। 41 जिलों पर आधारित ये रहेगी। तो आज के प्रश्न हम नदियां, जो झीलें, बांध और परियोजनाओं से संबंधित पढ़ेंगे। चलो, पहला प्रश्न, जल के सभी स्रोतों को क्या कहा जाता है? एक सिंपल सा प्रश्न। बस आप जब भी राजस्थान जीके पढ़ने लगो और आरबीएससी की पुस्तकें पढ़ो, जिस आधार पे, जैसे अपने कक्षा 6 पढ़ रहे हैं, तो कक्षा 6 के स्टूडेंट होके पढ़ो कि आपको ऐसा लगे कि हम कक्षा 6 के स्टूडेंट हैं और हमें क्या पढ़ना है, क्योंकि एग्जामिनर भी वही चीजें पूछता है। तो जल के सभी स्रोतों को क्या कहा जाता है? जल संसाधन। क्या कहा जाता है? जल संसाधन। हम जल को अलग अलग तरीके से प्रयोग करते हैं, वो हमारा ये संसाधन हो गया। दो अपवाह क्षेत्रों के मध्य स्थित वह उच्च भूमि जो वर्षा जल को विभिन्न दिशाओं में विभाजित करती है, क्या कहलाती है? दो अपवाह क्षेत्रों के मध्य स्थित वह उच्च भूमि जो वर्षा जल को विभिन्न दिशाओं में विभाजित करती है, क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? जल विभाजक रेखा। जैसे हम हमारी अरावली पर्वतमाला को क्या कहते हैं? अरावली पर्वतमाला को हम जल विभाजक रेखा कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि देखो, उच्च भूमि है, अरावली पर्वतमाला उच्च भूमि है। वर्षा जल को अलग, जैसे इधर वाली नदियां इस साइड जाती है और यहाँ से निकलकर कुछ नदियां इस साइड जाती है, तो ये जल का विभाजन कर रही है ना। यानी अरावली से निकलने के बाद कुछ नदियां अरब सागर की तरफ जाती है, कुछ नदियां बंगाल की कड़ी की तरफ जाती है। तो हम इस जो अरावली पर्वतमाला है, उच्च भूमि है, इसको हम जल विभाजक रेखा भी कहते हैं। राजस्थान के अपवाह तंत्र के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अपवाह तंत्र अलग अलग प्रकार का है, जैसे बंगाल की खाड़ी का हो गया, अरब सागर की खाड़ी का हो गया, और तीसरा जो आंतरिक प्रवाह की नदियां हैं, 3 प्रकार की। तो बनास होगी, काली सिंध होगी, पार्वती नदियां अंततः बंगाल की खाड़ी में जल प्रवाहित करती है ना। कि देखो, बनास, काली सिंध और पार्वती किसकी सहायक नदी है? चंबल की। चंबल की है। चंबल किसकी है? यमुना की। यमुना किसकी है? गंगा की। और गंगा अपना जल कहाँ ले जाती है? बंगाल की खाड़ी में ले जाती है। अब बनास की है, काली सिंध की है, पार्वती की है, चंबल की है, जितनी भी सहायक नदियां हैं वो इनके साथ मिलेगी। ठीक है, ओके, इनके साथ मिलेगी। ठीक है। चंबल नदी सीधे गंगा नदी में मिलती है, बिल्कुल मिलती है। अरावली पर्वतमाला राजस्थान के अपवाह तंत्र का जल विभाजक का कार्य करती है ना। तो ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, तीनों की तीनों बातें बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैंने अरावली पर्वतमाला आपको पहले समझा दी कि कुछ नदियां पश्चिम की तरफ जाती है, बहती है, कुछ है पूर्व की तरफ बहती है, दक्षिण पूर्व की तरफ बहती है। चंबल नदी गंगा में मिलती है, ये मैंने आपको क्रम बता दिया। तो ये भी सही, ये भी सही और ये भी सही है। अगला देखो, निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर के अपवाह तंत्र से संबंधित नहीं है, जबकि अन्य नदियां अरावली पर्वतमाला के पश्चिम भाग से बहकर अरब सागर में जल प्रवाहित करती है? आप जब भी नदियों का टॉपिक पढ़ने पड़े, आपको इस बात का पता होना चाहिए कि बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदियां जाती है और अरब सागर में कौन सी जाती है, और कौन सी ऐसी नदियां हैं जो भूमिगत हो जाती है, आंतरिक प्रवाह की नदियां हैं। इस चीज का जरूरी आपको पता होना चाहिए। अब बात आती है, इसने पूछा है कि कौन सी नदी है वो अपवाह अरब सागर का अपवाह तंत्र से संबंधित नहीं है। देखो, माही जाती है इधर, माही अब अरब सागर में जाती है, लूणी भी अरब सागर में जाती है, साबरमती भी जाती है, बनास नहीं जाती। बनास चंबल की सहायक नदी है, और चंबल मैंने बता दिया यमुना की सहायक नदी है, और यमुना है वो गंगा की सहायक नदी। अच्छा, पीछे एक प्रश्न आ गया, थोड़ी सी गलती होगी, ये गलत है, 2 नंबर गलत है अभी। ओके ओके भी, सॉरी सॉरी, 1 और 3 ही सही होगा। चंबल नदी सीधी गंगा में नहीं मिलती, वो तो मैं पता है कि यमुना मिलती है, यमुना गंगा में मिलती है। ओके भाई, ये थोड़ा सा
हम अपने पढ़ भी रहे हैं फिर भी गलत कर दिया, ऐसी गलतियां होती है वहां पे। मतलब हम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं, पेपर में ऐसे गलतियां हो जाती है। अब देखो गलती होगी मेरे से, पढ़ लिख रखा है, सब कुछ लिख रखा है, अभी बनास फिर चंबल फिर यमुना फिर गंगा, और फिर प्रश्न को भी सही कर रहे हैं। तो ये जो गलती है ना, ये हमें समझनी है। अब आप देखो आपके सामने चलती क्लास में गलत हो गया, अब और आते ही, और वो कहते हैं ना कि गोला भरने के बाद, गोला भरने के बाद कहते हैं चुंदी खुल जाती है, मतलब गोला भरने के बाद अकल ठिकाने आ जाती है। भरते ही अरे क्या कर दिया, बी लगाना था डी लगा दिया, ऐसे। अब ये हो गया अपने सामने, अगला प्रश्न देखा है और पिछले की चुंदी खुल गई, पता लग गया भी अरे ये क्या कर दिया, ऐसे होता है। तो पेपर में जब भी करो कि जब प्रश्न जो आते आते हैं ना, पार्ट कर करके पहले पेपर में टिक लगा के उसके बाद में गोला भरा करो, साथ साथ में गोले कभी मत भरा करो। तो ठीक है, आगे देखो, तो बनास ऐसे जाती है और पिछले प्रश्न का पता लग गया। तो यहाँ ये हो गया निम्न में से। अब देखो अगर आपसे पूछे कि अरब सागर में कौन कौन सी नदी जाती है, माही, लूनी, साबरमती और पश्चिमी बनास, ये जो नदियां हैं वो कहाँ जाती है, सारी की सारी अरब सागर में। ठीक है, निम्न में से कौन सी नदी आंतरिक अपवाह तंत्र का उदाहरण है जबकि अन्य नदियां किसी न किसी समुद्र तक पहुंचती है। अब आंतरिक प्रवाह देखो, राजस्थान में एक तो है आंतरिक प्रवाह जो लगभग 60% है, फिर है बंगाल की खाड़ी की जो लगभग 24% है, और फिर है अरब सागर की खाड़ी की लगभग 16% है। ये तंत्र है। तो घग्गर नदी आंतरिक प्रवाह की है, माही नदी अरब सागर की है, चंबल नदी बंगाल की खाड़ी, और साबरमती किसकी है, अरब सागर की। तो ये पूछ रहा है आंतरिक प्रवाह की, तो घग्गर नदी, घग्गर नदी हो गई आपकी, इसकी ये होगी कांतली नदी, मसूरदी नदी जिसको कांकने नदी कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक खारी होगी, एक रूपनगढ़ होगी, और खंडेला होगी, रूपा रेल होगी। ठीक है, ये कुछ नदियां हैं जो आंतरिक प्रवाह की है, किसी पहाड़ी झील से तो निकलती है लेकिन भूमि में लुप्त हो जाती है, वो ये नदी है। ठीक है, फिर देखो चंबल नदी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसका उद्गम विंध्याचल पर्वत की माला पावा जाना पावा की पहाड़ी से होती है, बिल्कुल जाना पाव की पहाड़ी से होती है, इसे मालव की गंगा कहते हैं, सही है। यह राजस्थान की सबसे लंबी और एकमात्र सदानेरा बारहमासी नदी है, एकमात्र है, वैसे माही भी है लेकिन मेन ये है। और इसकी सबसे लंबी नदी लगभग ये आपको कहीं 965, कहीं 955, कहीं 1053 किलोमीटर इसकी लंबाई मिल सकती है। और अभी जो लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी का पेपर है उसमें क्वेश्चन पूछा, नदियां चंबल, लूनी, बनास, बाणगंगा, इनका लंबाई के अनुसार क्रम पूछा। यह राजस्थान में भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ से प्रवेश करती है, 84गढ़ से प्रवेश करती है ना। आपने राजस्थान का इस प्रकार का मैप देखा है, और यहाँ जो भाग है चित्तौड़गढ़ वाला जो 84गढ़, वहां से ये चंबल नदी है बहती है, दक्षिण से निकलती है उत्तर की तरफ बहती है ना। इसकी सभी प्रमुख सहायक नदियां अरावली पर्वतमाला से निकलती है, क्या है ऐसा, क्या इसकी जितनी भी सहायक नदियां हैं वो सारी अरावली पर्वतमाला से निकलती है क्या, जरूरी नहीं है, सारी निकलती है। कहाँ से निकलती है, क्योंकि अरावली पर्वतमाला से सभी सहायक नदियां नहीं निकलती। अब आपने चंबल पढ़ लिया, आप इधर से पढ़ोगे विंध्याचल से पार्वती नदी भी आती है, एक काली सिंध नदी भी आती है ना, तो वो क्या अरावली से आती है, नहीं आती, ये पॉइंट गलत है। यह अंततः यमुना नदी में मिल जाती है, ये बात सही है। तो इसमें ये गलत है भाई, चंबल नदी से सारी नदियां अरावली पर्वतमाला से, इसकी सभी प्रमुख सहायक नदियां अरावली पर्वतमाला से निकलती है, गलत बात है। प्रमुख में देखें वैसे देखें, क्योंकि इस पुस्तक के अंदर एक बात लिखी हुई है, अगर लिखी है तो मैं बताऊं आपको। सबसे लंबी वर्षे राजस्थान चित्तौड़गढ़ जिले के भैंसरोड से प्रवेश करके कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर से बहने के बाद यमुना में मिल जाती है सहायक नदी, सारी नहीं निकलती। अब काली सिंध प्रमुख नदी है, भी बनास होगी एक तो प्रमुख नदी, है कि नहीं है, और उसके बाद में, तो ये गलत है। तो 1 2 5 सही है इसका, 1 2 3 5, असत्य बताना है तो असत्य 4 नंबर है। ठीक है, ये ध्यान रखें। अब चंबल की अगर हम अगला प्रश्न देखें, चंबल कहाँ कहाँ जाती है, किन किन जिलों में बहती है, तो मैं आपको बता दूं चंबल नदी इधर ये ऐसे आती है, यहां से निकली, यहां से जाने के बाद वो सबसे पहले चित्तौड़गढ़, एक सूत्र याद रखना, चक्को बुस कदों,
चक्को बुस कदों, चक्को बुस कदों। च से चित्तौड़गढ़, कै से कोटा, कोटा के बाद बूंदी, बूंदी के बाद सवाई माधोपुर, फिर करौली और फिर धौलपुर और फिर आगे यमुना में मिलती है उत्तर प्रदेश इटावा के अंदर। तो चक्को बुस कदों। अब जिला देख लो, 1 2 3 4 5 6, 6 जिला में चंबल अपवाह की दृष्टि से सबसे बड़ी है। अब नालिका प्रदन सबसे ज्यादा उत्खाद भूमि कंदराओं का निर्माण करती है। बनास नदी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करो। हालांकि कक्षा 6 की पुस्तक है, भाग 1 है, अब भाग 2 में क्या है, 3 में क्या है। अब की बार सबसे बड़ी बात है कि इसमें इनमें ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी है तो आराम से पढ़ेंगे, जितनी चीज इसके अंदर है उतना ही पढ़ेंगे। वैसे तो कोई वो क्या ग्रंथ आप तो आवे कौन, 2 घंटे की क्लास ले लोगे। इसका उद्गम खमनोर की पहाड़ी से होता है, बिल्कुल खमनोर की पहाड़ी से होता है, सही है। यह पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है, बिल्कुल। इसकी लंबाई लगभग 512 किलोमीटर है। यह चंबल नदी में सवाई माधोपुर के रामेश्वर घाट से मिलती है, बिल्कुल सही है। टोंक नगर बनास नदी के किनारे स्थित है, यह भी सही है। टोंक नगर बनास नदी के किनारे है और यहाँ एक बिसलपुर परियोजना है, बिसलपुर परियोजना है। और इसकी खासियत मैं बता देता हूँ, आज से 25 मई को वंदे गंगा, वंदे 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 गंगा जल संरक्षण अभियान की शुरुआत हो रही है आज इससे, ठीक है। इसकी शुरुआत है यहीं से हुई है आज। तो पॉइंट सारे सही है। आ लियो जी, अब थाने पूछ लिया कि बनास नदी पहला देख लिया, सारा सही है। आगे बनास को प्रश्न है कि को नहीं। अब आप बात करें कि बनास नदी है बा इस जिले में जावे, तो सब पहला कठू निकले, राजसमंद के खमनोर निकले। कहाँ से निकलती है, राजसमंद के। एक सूत्र बता देता हूँ, नए जिले तो इसके अंदर अभी नहीं जुड़े, अभी नए जिले कोई नहीं आते, ठीक है। राजसमंद, इसका एक सूत्र याद रखना, रांची बी अटोस, रांची बी अटोस। देखो राजसमंद के बाद ये चित्तौड़ में जाएगी, चित्तौड़ के बाद भीलवाड़ा, ठीक है, अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर। तो 1 2 3 4 5 6, अभी 6 जिलों में ही इसका भाव है। तो ये 6 जिले याद रखना, सारे के सारे सही है। बनास किसकी सहायक नदी है, चंबल की सहायक नदी। लूणी नदी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करो। इसका उद्गम गोविंदगढ़ के निकट सरस्वती और सागरमती धाराओं के संगम से होता है। यानी लूणी नदी ये गोविंदगढ़ है आपके नाग पहाड़ में। कहाँ है, नाग पहाड़ है अजमेर में, नाग पहाड़ अजमेर में है। वहां से ये निकलती है 2 धाराओं के रूप में, एक सरस्वती नाला है और एक सागरमती नाला है। ऐसे 2 नालों के रूप में ये निकलती है। ये अंततः कच्छ की खाड़ी में मिल जाती है। गलत, ये कच्छ की खाड़ी में नहीं, कच्छ के रन में जाती है। ये कहाँ जाती है, कच्छ के रन में। अब मेरे हिसाब से इसने आरबीएससी की बुक में कच्छ की खाड़ी लिख रखा है, कच्छ की खाड़ी के रन में मिलती है। तो ये इसके हिसाब से अपने सही करेंगे, क्योंकि आरबीएससी पढ़ रहे हैं तो दोनों ही ध्यान रखना, एक साथ ऑप्शन नहीं आएगा। बालोतरा तक इसका जल खारा होता है, उसके बाद में मीठा होता है, सही है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों में जवाई, जोजड़ी, बांडी, सूकड़ी शामिल है, सही है। जितनी भी स्त्रीलिंग है नहीं वे सारी है, जी हाँ, जवाई हो गयो, जोजड़ी, बांडी, सूकड़ी, सागी, खारी, लीलड़ी, मीठड़ी, जोजड़ी आएगी, ये सारी इंगी है। यह पश्चिमी राजस्थान की प्रमुख नदी है जो शुष्क क्षेत्रों में बहती है। ये बात भी, ये भी बात सही, ये भी बात सही, ये भी बात सही। हाँ ये अच्छा उल्टा हो गया, इसका जल खारा होता है उसके बाद मीठा होता है, उल्टा हो गया अभी। इसका जल पहले मीठा और बाद में, देखो कितनी अच्छी अच्छी चीजें निकल के आती है। इसलिए तो कथन निष्कर्ष कथनों पर विचार वाले प्रश्न आपको करवा रहे हैं कि देखो क्वेश्चन आते हुए गलत हो रहा है, मैं खुद देखो मिस्टेक होगी ना, यानी अपने फटाफट पढ़ लिया बालोतरा तक मीठा खारा, लेकिन देखो बहुत चीजों सीखने को मिलती है, भी सीधी सी बात है, बहुत सारी चीजें हमें सीखने को मिल रही है। ये देखो आपके सामने है। तो भाई 3 नंबर गलत है, 1 2 4 5 असत्य है, ओनली फॉर 3। क्या बात है, गजब की बात निकल गई। माही नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब देखो मैं थोड़ा सा यहां बता देता हूं। लूणी नदी निकली नाग पहाड़ के गोविंदगढ़ से, इसका मतलब अजमेर से निकली। अजमेर के बाद ये ब्यावर में जाती है, जोधपुर में भी जाती है, नागौर में भी जाती है, पाली में भी जाती है, बालोतरा में भी जाती है, बाड़मेर में भी जाती है और जालोर में भी जाती है। अब लूणी नदी का ये क्षेत्र है, लूणी नदी का ये क्षेत्र है।
देखो लूणी नदी, इसकी लंबाई लगभग आपको 495 किलोमीटर मिलेगी, और राजस्थान में पूछे तो 330 किलोमीटर, राजस्थान में 330 किलोमीटर है। अब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जिलों में जाती है लूणी नदी। लूणी नदी कितने जिलों में जाती है? 8 जिलों। ठीक है। माही नदी के संदर्भ में इसका उद्गम विंध्याचल पर्वतमाला में होता है क्या? माही नदी विंध्याचल पर्वतमाला, महू की पहाड़ी, महू पहाड़ी मेहंद झील से होता है। क्या सही है? सही है। यह राजस्थान के बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जिलों में बहती है। अब ये पुस्तक देखो क्या कह रही है, ये आरबीएससी की बुक 2 ही बता रही है। अब किस टीचर ने, एग्जामिनर ने तैयार किया है, किस विभाग है, उस किसको दी है पता नहीं है, उसने लिखा है बांसवाड़ा प्रतापगढ़ में बहती है। अब अपने तो डूंगरपुर लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि हमें पता है डूंगरपुर में जाती है भाई। यह अंततः खंबात की खाड़ी में मिलती है, ये भी सही है। इसकी सभी सहायक नदियां अरावली पर्वतमाला से निकलती है, ये गलत है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों में सोम और जाखम है, बिल्कुल, 2 तो मुख्य है ही है, 2 तो मुख्य है ही है। तो ये 4 नंबर गलत हो गया, ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही। तो ये 4 नंबर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। सत्य। और हमें पता है कि माही नदी बांसवाड़ा डूंगरपुर में बहती है, इसने प्रतापगढ़ और मिला लिया, क्योंकि 56 का मैदान का निर्माण करती है, कांठल के मैदान का निर्माण करती है, आदिवासियों की गंगा, दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा भी इसको कहा जाता है। और माही नदी पर सबसे बड़ा बांध, सबसे लंबा बांध माही बजाज सागर बांध बना हुआ है। इस पर कडाना बांध एक बना हुआ है, वो भी आपको याद रखना है। अच्छा, इसकी लंबाई कितनी है? माही नदी की लंबाई भी याद रखना। आप बताओ फटाफट, मैं इतने में आपको बताता हूं कि राजस्थान के बांसवाड़ा, डूंगरपुर और इसी हिसाब से ये 3 जिलों के क्षेत्र ग्रहण करती है। जल ग्रहण इसका क्षेत्र है, ठीक है, जल ग्रहण इसका क्षेत्र है। इसकी लंबाई कितनी है? 500 लगभग 76 किलोमीटर के आसपास है, और राजस्थान में इसकी लंबाई 171 किलोमीटर के आसपास है। तो ये आपको याद रखना है। और माही नदी कर्क रेखा इस प्रकार 2 भागों में काटती है। बाणगंगा नदी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करो। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बाणगंगा नदी, इसका उद्गम विराट पहाड़ी अलवर अरावली से होता है, ये अरावली से होता है, लेकिन ये जिला जो विराट है ना, वो कोटपुतली बहरोड में चला गया। विराट कोटपुतली, चाहे सभ्यता हो चाहे कुछ भी हो, इसको जरूर पढ़ना। इसका जल केवलादेव गना राष्ट्रीय उद्यान में नम भूमि का निर्माण करता है, बिल्कुल। यह अर्जुन की गंगा भी कहते हैं। ये एक सदा नेरा 12मासी नदी है, ये गलत है। यह सीधे अरब सागर में मिल जाती है, ये भी गलत है। तो ये देखो 12मासी नहीं है, ये अब आंतरिक प्रवाह की हो गई, क्योंकि अब इसका जल, अब इसका जाता नहीं है वहां तक, ठीक है। इसका जल है यमुना, पहले यमुना की सहायक नदी हुआ करते थे, अब इसका जल वहां तक नहीं जाता, तो आंतरिक प्रवाह की नदी होगी। सीधे अरब सागर में ये जाती नहीं है, आंतरिक प्रवाह की होगी। अर्जुन की गंगा इसे कहा जाता है। राष्ट्रीय उद्यान केवलादेव में पानी ले जाती है, और विराट है। तो इसका उत्तर 1, 2 और 3 ही सही है, ठीक है। तो कथन सत्य बताना है 1, 2, 3। ओके, तो बहुत अच्छे प्रश्न है, इनको अच्छे तरीके से पढ़ लेना। और विराट सभ्यता इसके किनारे स्थित है, विराट सभ्यता इसके किनारे स्थित है, किसके? बाणगंगा नदी के किनारे। घग्गर नदी को प्राचीन किस नदी का अवशेष माना जाता है? तो घग्गर नदी को प्राचीन सरस्वती नदी, और इसका दूसरा नाम द्वस्द्वती नदी के नाम से जाना जाता है। ये घग्गर नदी कालका की पहाड़ी से निकलती है। कालका पहाड़ी है हिमाचल के शिवालिक श्रेणी में, हिमाचल के शिवालिक श्रेणी में है, हिमाचल से निकलती है। हिमाचल में फिर अपने राजस्थान में आती है, हरियाणा में बहती है ये, ठीक है। हरियाणा पे एक बांध भी बनाया जा रहा है। तो अपने राजस्थान के गंगा, हनुमानगढ़ और गंगानगर में बहती है। आंतरिक प्रवाह की, राजस्थान में आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी, लगभग 465 किलोमीटर इसकी लंबाई है, टोटल पूरी 465 किलोमीटर है, ठीक है। ओके, निम्नलिखित कथन और कारण बताओ। राजस्थान में चंबल परियोजना, माही बजाज सागर परियोजना, बिशलपुर परियोजना और सरदार सरोवर परियोजना को बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कहा जाता है। सही, बहुउद्देशीय का मतलब पीने के भी आए, सिंचाई के भी आए, और इससे बिजली भी बने, वो बहुउद्देशीय।
क्योंकि ये परियोजनाएं जल विद्युत उत्पादन, सिंचाई, पेयजल आपूर्ति, बाढ़ नियंत्रण, मृदा संरक्षण और पर्यटन जैसे अनेक उद्देश्यों की पूर्ति करती है, इसलिए जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत के मंदिर कहा है। ये भी सही है। अब ये तो क्योंकि आपको लगा दिया, एग्जामिनर आपको क्योंकि नहीं देगा, वो सीधा ही देगा। जिसमें क्योंकि का सिस्टम सेट बैठता है वो कथन कारण आपका सही होगा। ठीक है, तो ए और बी दोनों ही सही है और सही व्याख्या करता है। ठीक है, चंबल परियोजना के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करो। कथन 1, गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में स्थित है और ये चंबल परियोजना का प्रथम बांध है। चंबल जो नदी है ना, चंबल नदी पर 4 बांध बने हुए हैं। एक गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश के अंदर है, फिर राजस्थान के अंदर राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बिराज। 100 किलोमीटर की दूरी पर ये 4 बांध है, 3 राजस्थान में, 1 मध्य प्रदेश में। राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर और कोटा बिराज तीनों बांध राजस्थान में स्थित है और ये सभी केवल सिंचाई हेतु उपयोग किए जाते हैं, इनमें जल विद्युत उत्पादन नहीं होता है। तो ये गलत है। आपको पता है कि कोटा बिराज है ना, कोटा बिराज एक ऐसा है जिसे सिंचाई पेयजल मिलती है, विद्युत नहीं मिलता, बाकी तीनों से मिलती है। जैसे राणा प्रताप सागर बांध है आपका लगभग 172 मेगावाट, जवाहर सागर से 99 मेगावाट और जो गांधी सागर है उससे 115 मेगावाट, टोटल मिला के 386 मेगावाट आती है, जिसमें 50 राजस्थान को मिलती है और 50 मध्य प्रदेश को। तो ये कथन 2 नंबर गलत हो गया, कथन 1 सही है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न ऐसे प्रश्नों का अभ्यास करें और नानक क्लासेज ऐप में जाके वो टेस्ट सीरीज ले लें। माही बजाज सागर परियोजना के संदर्भ में कथनों पर विचार करो। यह परियोजना माही नदी पर है, बिल्कुल। यह केवल राजस्थान की राज्य परियोजना है, गलत, क्योंकि ये राजस्थान और गुजरात की है। इसमें गुजरात को 55% पानी मिलता है, राजस्थान को 45, जबकि जो विद्युत है वो राजस्थान को मिलती है। विद्युत राजस्थान को 100% मिलती है, लगभग 144 मेगावाट। ठीक है, और माही बजाज सागर बांध लगभग 3109 मीटर लंबा है, राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। इसे सिंचाई, जल विद्युत और पेयजल की सुविधा प्राप्त होती है। सही है, ये सही, ये सही, कथन सही 1 और 3। और मैं आपको एक और अच्छी जानकारी बता देता हूं, ये माही बजाज सागर बांसवाड़ा के बोरखेड़ा गांव में बना है, ये जरूर याद रखना, माही बजाज सागर बोरखेड़ा गांव। ठीक है, अब कथन 1, बिसलपुर परियोजना का निर्माण बनास नदी पर किया गया है, जिसे राजस्थान के कई शहरों को पेयजल उपलब्ध होता है बिल्कुल। जैसे टोंक को मिलता है, केकड़ी को मिलता है, ब्यावर को मिलता है, अजमेर को मिलता है, बहुत सारे क्षेत्र। क्योंकि ये परियोजना केवल सिंचाई उद्देश्य के लिए बनाई गई है, इसका पेयजल आपूर्ति से कोई संबंध नहीं, ये तो गलत है। तो कथन 1 ही सही है, आर गलत है। कथन ए सही है, आर गलत है। उसमें अपने क्या लगाया था, सही लगा दिया था ना, केवल एक कथन सही। ठीक है, अब बिशुलपुर परियोजना चर्चा में आ गई, टोंक जिले में। इसकी खासियत राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है, राजस्थान की, जरूर याद रखना, राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। तो ये तो पेयजल की बात ही नहीं कर रहा है, तो आर का तो मतलब ही नहीं है। और आज 25 मई से वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान भी यहीं से शुरू हो रहा है, तो बहुत ही चर्चा का विषय। ओके ओके, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर। याद रखना, ये राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, इन 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना है ये। ठीक है, और ये सरदार सरोवर परियोजना ये राजस्थान के अंदर अपने जालोर और बाड़मेर में इससे लाभान्वित है। 2006 में सिल्लू गांव में सबसे पहले पानी आया था, सिल्लू गांव में सबसे पहले पानी आया था। और राजस्थान में परियोजना 74 किलोमीटर है, नर्मदा नहर परियोजना के नाम से जानी जाती है। राजस्थान में 74 किलोमीटर है और राजस्थान की एकमात्र ऐसी परियोजना से 100% सिंचाई बूंद बूंद सिंचाई पद्धति से होता है, बूंद बूंद सिंचाई पद्धति से। ये प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हर साल एक बार आता है कि राजस्थान की ऐसी कौन सी परियोजना है जिससे सिंचाई बूंद बूंद सिंचाई परियोजना फुहारा पद्धति से या स्प्रिंकलर पद्धति से होती है। नर्मदा नहर परियोजना 74 किलोमीटर है, जालोर बाड़मेर की जिले लाभान्वित होते हैं। सरदार सरोवर परियोजना, सरदार सरोवर बांध गुजरात में बना हुआ है। हाँ बना हुआ है, गुजरात में बना हुआ है। इतनी चीज थाने बता दी। सरदार गुजरात में है, नर्मदा नदी है, सहभागी गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। लाभ दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में नहर सिंचाई पेयजल लाभान्वित राजस्थान के बाड़मेर जालोर। ठीक है, फिर देखो एक परियोजना और एक नदी जिला। जितनी चीजें आरबीएससी की बुक में उस पर ज्वाई परियोजना है, वो ज्वाई नदी पाली में है।
सोम कमला अंबा परियोजना है, सोम नदी डूंगरपुर में है। मानसी वाकल परियोजना वाकल नदी पर उदयपुर में है, और जाखम नदी जाखम परियोजना प्रतापगढ़ में। और आपको पता है जाखम बांध राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है, का सबसे ऊंचा बांध है कि नहीं है? यही है ना राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध, जाखम बांध है अरे बताओ, जाखम बांध है ना राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध, तो याद रखना प्रतापगढ़ वाला। ओके। अगला, राजस्थान में पारंपरिक जल संचयन प्रणालियों के संदर्भ में कथनों पर विचार करो। खड़ीन, पश्चिमी राजस्थान में कृषि के लिए जल संरक्षण हेतु बनाई गई संरचना खड़ीन। टांका, पश्चिमी राजस्थान में जल संरक्षण हेतु घर में बनाई गई कुएनुमा संरचना, सही है। बावड़ी केवल सिंचाई के लिए बनाई जाती है, इसका पेयजल से कोई संबंध नहीं है, ये गलत बात है। जोहड़, वर्षा जल रोककर भूमिगत जल स्तर को बढ़ाने हेतु बनाई गई संरचना, ये सही है। अब ये बावड़ी, बावड़ियों का शहर बूंदी को कहते हैं। ये बावड़ी उस समय सबसे ज्यादा पेयजल के लिए काम आती थी, राजा महाराजाओं के द्वारा बहुत सारी बावड़ियां बनाई गई, ठीक है। जो धार्मिक अनुसंधान वगैरह होता था उनके लिए भी बावड़ी का प्रयोग होता था। तो खड़ीन, टांका, बावड़ी, जोहड़, ये पेपर में फिक्स आते आते हैं कि किसको क्या कहा जाता है, क्योंकि पुस्तक में लिखे। तो इसमें सही कथन 1 2 4 हो जाए, ठीक है। निम्न कथनों पर कथन, उदयपुर में 14वीं से 19वीं सदी के बीच विकसित झीलों की परस्पर जुड़ी हुई प्रणाली वर्षा जल संचयन और स्थानांतरण का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ की झीलों पिछोला, उदय सागर, फतेह सागर, गोवर्धन सागर, रंग सागर, स्वरूप सागर आदि को नहरों द्वारा इस प्रकार जोड़ा गया था कि वर्षा ऋतु में जल एक झील से दूसरी झील में प्रवाहित हो सके। और आज भी ये कंडीशन है, जोड़ी हुई है ना, सही है। अब देख लो, उदयपुर में उदय सागर झील है, पिछोला झील है जहाँ सौर ऊर्जा चालित नाव भी है, डबल टेकर नाव चली है। फतेह सागर झील जहाँ सौर वेधशाला भी स्थापित है, और हाल ही में केनाइंग खेल है उसका प्रशिक्षण केंद्र स्थापित है। गोवर्धन सागर, ये भी ध्यान रखना, रंग सागर, स्वरूप सागर, ये सारी झीलें उदयपुर में। तो कथन और कारण दोनों ही इसके सही है। जयसमंद झील का निर्माण महाराणा जय सिंह द्वारा गोमती नदी पर करवाया गया। इसे विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की मानव निर्मित झील माना जाता है, सही है ना। इसका निर्माण जय सिंह के द्वारा कब करवाया जाता है, इसकी तारीख भी इसने दे रखी है, अभी इस पुस्तक में इसकी तारीख दे रखी है 1687 से 1691। 1687 से 1691 में इसका निर्माण करवाया जाता है। पुष्कर झील एक धार्मिक महत्व की मानव निर्मित झील है कि नहीं है। पुष्कर झील में 52 घाट है। माउंट आबू में स्थित नक्की झील राज्य में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है, सबसे ऊंचाई पर है। सबसे नीची झील तलवाड़ा झील है अपने। और राजस्थान झील के उत्तरी भाग को नौ चौकी कहा जाता है। राजसमंद झील के उत्तरी भाग को नौ चौकी कहा जाता है। ये बात सही है कि नहीं बताओ। अब आपसे पूछ ले इनमें गलत कौन सा है। 2 नंबर गलत होगा, क्योंकि मानव निर्मित नहीं है, प्राकृतिक झील है ये प्राकृतिक झील है, ये जरूर याद रखना। बस इतना की हिंट मिलेगा। पुष्कर झील में 52 घाट है, तो पहला सही है, 3 नंबर सही है, 4 नंबर सही, 1 3 4 सही है, केवल 2 नंबर गलत है, ठीक है। निम्न में से कौन सा युगम सुमेलित जिला, बालसमंद झील जोधपुर में, ये अभी आया लेब असिस्टेंट के पेपर में। कायलाना झील जोधपुर में सही है, इको टूरिज्म के रूप में विकसित हो रही है। गढ़सीसर झील जैसलमेर, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि पिछला जो 20 जून को वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान का अंतिम जो पॉइंट था वो गढ़सीसर था। सिलीसेट झील उदयपुर में नहीं है, सिलीसेट है अलवर। अब इसलिए चर्चा में क्यों है सिलीसेट, एक तो रामसर साइट घोषित हुई है, अभी रामसर आर्द्र भूमि क्षेत्र इसको घोषित किया गया है 12 दिसंबर 2025 को, ठीक है, ये याद रखना। और सिलीसेट झील को एक आर्द्र भूमि के लिए मॉडल के रूप में भी तैयार किया जा रहा है। इसे राजस्थान का नंदन कानन कहा जाता है, नंदन कानन भी इसे कहा जाता है, ठीक है, ये याद रखना। राजस्थान में मीठे पानी की झीलों के अतिरिक्त सांबर, पचबदरा, डिडवाना, लूणकरसर, पोखरण और फलोदी खारे पानी की झील है। राजस्थान में मीठे पानी की झीलों के अतिरिक्त सांबर है, पचबदरा है, डिडवाना, लूणकरसर, पोखरण, फलोदी, ये सारे पानी की झील है। सांबर झील जयपुर, अजमेर, डिडवाना, कुचामन के मध्य। पचबदरा बालोतरा बाड़मेर में। डिडवाना झील डिडवाना कुचामन में। लूणकरसर झील बीकानेर में। पोखरण झील जैसलमेर में। और फलोदी झील जोधपुर क्षेत्र में है ना। जोधपुर क्षेत्र कर लो चाहे फलोदी कर लो, है कि नहीं है? तो दोनों ही क्या है, सही है।
और स्पष्टीकरण है, क्योंकि देखो ऊपर जो बातें लिखी है उसका नीचे कारण आ गया, ऊपर जो कथन लिखा है उसका सारा विवरण आ गया, यानी कथन और कथन दोनों ही सही है। ठीक है। कथन ए, जल संरक्षण प्रत्येक नागरिक का प्रथम दायित्व है, इसके लिए प्रशासनिक सहयोग आवश्यक है। सही है। जलाशयों में घरेलू और औद्योगिक अपशिष्ट डालना जल संरक्षण के विरुद्ध है। पेयजल स्रोतों के निकट स्नान करना उचित है, क्योंकि इससे स्वच्छता बनी रहती है। जल संचयन, पुनः उपयोग, वृक्षारोपण, उन्नत सिंचाई विधियां जल संरक्षण में सहायक है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में जल ट्रांसफर किया जाता है। देखो भी, अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में जल स्थानांतरण हो जाता है। जल संचयन, पुनः उपयोग, वृक्षारोपण, उन्नत सिंचाई विधियां जल संरक्षण में सहायक है, ये भी सही है। पेयजल स्रोतों के निकट स्नान करना उचित है क्या? ये गलत है, क्योंकि इससे स्वच्छता कहाँ पर रहती है? अब पास में नदी नालों के स्नान करेंगे तो आधो तो मेल है, कितो है, कई के 3-3 4-4 दिन अभी मेल कितो जाए, साबुन गो है, कोई सर्फ लगा लगा के धोए, कोई शैम्पू लगा लगा के धोए, कोई फेस वॉश, तो वो कुछ जो है पानी कितो मेल जावे, तो गलत है 2 नंबर। ठीक है, तो इनका उत्तर, अच्छा कथन बी में सारे ये दे दिए, तो ए कथन सही है, परंतु बी का 2 बिंदु गलत है। प्रश्न देखो, अलग अलग टाइप के प्रश्न बनते हैं। कथनों पर विचार करो। वर्तमान समय में जल संसाधन के लिए बूंद बूंद सिंचाई, फुहारा सिंचाई, एनीकेट, रूफटॉप जल संचयन और वाटर हार्वेस्टिंग जैसी तकनीक अपनाई जा रही है। बिल्कुल। कारण वर्षा के व्यर्थ बहने वाले जल को भूमिगत जल में पुनः संचित करने, घरों की छतों से प्राप्त जल को संग्रहित करने से जल संकट को कम किया जा सकता है। तो ये भी सही है, ये भी सही है, और कारण भी स्पष्टीकरण है। ये इतने सारे प्रश्न। अब इस पुस्तक के अंदर जितने सारे प्रश्न बने हैं ना, एक एक पॉइंट से आपको प्रश्न बना दिए, एक एक पॉइंट से आपको प्रश्न बना के दे दिए। ठीक है। हाँ, ये झीलें भी बता दी। अब मुझे कमेंट करके बताओ, इसमें नक्शा दे रखा है, एक नक्शा दे रखा है बड़ा शानदार तरीके से, इसमें कुछ झीलें रहेगी, वो आपको क्वेश्चन कमेंट में जवाब देने, ये आपका आंसर रहेगा। आप मुझे बताओ गैप सागर झील कहाँ पे है, इसका आंसर आपको देना है। मान सागर झील कहाँ पे है, इसका आपको आंसर देना है। ये आपके लिए छोड़ के जाता हूँ मैं, जरूर बताना। इसके अलावा कोलायत झील कहाँ पे है, इनके जवाब देने ही देने हैं। देखो भाई, मैं आपके लिए कंटिन्यू ये क्लासें लेके आऊँगा। इसके अलावा देखो जो रहेगी आना सागर, सब बता दिया मैंने, कुछ आपको भी पता होना चाहिए। आना सागर झील, उदय सागर बता दी आपको, रासमंद झील बता दी, एक नंद समंद झील बता देना, नंद समंद झील, नंद समंद झील, क्योंकि इनमें से कोई ना कोई प्रश्न आ जाएगा। तो इतनी है, ये कमेंट करके आप मुझे बताओ कि पता ही है आपको वैसे लूणकरसर झील है, लेकिन फिर भी एक जल संरक्षण के लिए देखो बात है कितनी सारी। घी डुले तो मारो कुछ ने गियो, पानी डुले तो मारो सब कुछ कियो। घी डुले तो मारो कुछ नहीं गियो, पानी डुले तो मारो सब कुछ कियो। आलेण बहुत ही सुनी है। ठीक है। वर्तमान में पश्चिमी राजस्थान में घी महंगी चीज है पानी। बनास नदी किसकी सहायक नदी है? अभ्यास प्रश्न है, ये बताना। माही बजाज सागर परियोजना कहाँ विकसित की गई है, ये आपको बताना। तो ये थी। कल अपने पढ़ेंगे आजीविका के प्रमुख स्रोत, जिसमें प्राथमिक क्षेत्र के हैं, रबी खरीफ जायद की फसल पढ़ेंगे, पशुपालन के बारे में पढ़ेंगे, खनन के बारे में पढ़ेंगे। तो रोज एक एक अध्याय का हम चैप्टर पढ़ेंगे अच्छे तरीके से, और ये ज्वाइन कर लेना टेस्ट सीरीज, ताकि इस प्रकार के क्वेश्चनों का अभ्यास हो जाए। अब मैंने बता दिया, आप लगभग बता दें, लेकिन देखो मैंने भी आज 2 त्रुटियां कर दी खुद ने, इन प्रश्नों को पढ़ते पढ़ते सामने आसान होते त्रुटियां कर दी। तो इस त्रुटियों का अभ्यास आपको इस टेस्ट सीरीज में कर, नानक क्लासेज ऐप डाउनलोड कर लेना। बाकी एलडीसी की वगैरह की टेस्ट सीरीज है, सेकंड ग्रेड की मॉडल पेपर उपलब्ध है। निरंतरता से पढ़ो, तैयारी करो, निश्चित सफल होंगे। धन्यवाद।